नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो HDSC इलेक्ट्रिकल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर आपको इसरो HSFC में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फेज शिफ्ट एंगल ऑफ LV विद रिस्पेक्ट टू HV इन द वेक्टर ग्रुप DY11 ट्रांसफॉर्मर। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर रोटेशन। शादिश ग्रुप DY11 ट्रांसफॉर्मर में LV विद रिस्पेक्ट टू HV का फेज शिफ्ट कोण क्या होगा। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में कितने वेक्टर ग्रुप होते हैं। तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में टोटल 4 वेक्टर ग्रुप होते हैं। अब इसमें हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को मैं P लिखूंगा और सेकेंडरी को मैं S लिखूंगा। इतना क्लियर है। तो जो पहला वेक्टर ग्रुप होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल Y स्मॉल y 0, यानी कि YY 0। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की, दोनों कनेक्टेड होती हैं स्टार में, और जो फेज शिफ्ट होता है इसमें वो 0 डिग्री होता है। अब जो दूसरा वेक्टर ग्रुप होता है उसको हम डिनोट करते हैं YD1 से। इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा कनेक्टेड होती है। और जो इसमें फेज शिफ्ट होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो -30 डिग्री का होता है। और जो इसका तीसरा वेक्टर ग्रुप होता है वो होता है YD11। इसमें भी क्या होता है, जो प्राइमरी साइड होती है वो स्टार कनेक्टेड होगी और सेकेंडरी साइड इसमें डेल्टा कनेक्टेड होगी। अब डिफरेंस का आता है, डिफरेंस इसके फेज शिफ्ट में आता है। इसमें जो फेज शिफ्ट एंगल होता है वो +30 डिग्री होता है। तो पहले वाले में क्या था, YD1 में -30 डिग्री था, इसमें क्या है +30 डिग्री है। और जो फोर्थ वेक्टर ग्रुप होता है उसको हम डिनोट करते हैं YY6 से। अब इसमें भी क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है दोनों स्टार कनेक्टेड होती हैं, लेकिन जो इसमें फेज शिफ्ट होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 180 डिग्री का होगा। तो ये है 4 वेक्टर ग्रुप। अब मैंने इसका एक टेबल भी प्रिपेयर करा है। इस टेबल को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, याद करने की कोशिश करना। ये ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये फेज डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्लॉक नंबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल 0 डिनोट किसको कर रहा है, 12 को, 6, 1, 11, और यहाँ पे वेक्टर सिंबल है। तो स्टार स्टार के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, YY 0। डेल्टा डेल्टा के लिए D 0। और जब क्लॉक R 12 पे होगी यानी 0 पे होगी तो उस केस में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। दूसरे केस में भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा में है, लेकिन यहाँ पे क्लॉक R नंबर कितना है, 6 है। तो उस केस में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो 180 डिग्री होगा। तीसरे केस में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक बार डेल्टा और स्टार कनेक्टेड होगी और दूसरी बार स्टार और डेल्टा कनेक्टेड होगी, और जो क्लॉक नंबर R होगा वो 1 होगा। तो इसका फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -30 डिग्री। डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर सिंबल क्या है, DY1 और YD1, और चौथा क्या है, डेल्टा स्टार, यहाँ स्टार डेल्टा। उसमें जो क्लॉक नंबर R होगा वो कितना होगा, 11 होगा, और उसमें उस टाइम पे फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, +30 डिग्री। डिनोट कैसे करा जाएगा, DY11 या YD11। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, DY11। तो DY11 के केस में क्या फेज डिस्प्लेसमेंट था, +30 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए +30 डिग्री यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिनिमम BDV ऑफ अ गुड 11 kV/433 वोल्ट वर्किंग ट्रांसफॉर्मर ऑयल शैल बी। 11 kV/433 वोल्ट के कार्यकारी ट्रांसफॉर्मर तेल में न्यूनतम BDV क्या होगा। A मोर देन 100 kV, B मोर देन 30 kV, C लेस देन 11 kV एंड D लेस देन 433 वोल्ट। BDV की फुल फॉर्म क्या होती है, BDV को बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो BDV क्या मेजर करता है, BDV ट्रांसफॉर्मर ऑयल की क्षमता को मेजर करता है। और वो मेजर कैसे करता है, हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं और उसकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल बिना जले कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड को झेल सकता है, यही दर्शाता है BDV यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज। हम BDV के केस में क्या करते हैं, हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में ट्रांसफॉर्मर ऑयल है और यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई करा। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करते रहते हैं और लास्ट में देखते हैं कितने वोल्टेज पे ट्रांसफॉर्मर में स्पार्क जनरेट हुए या ट्रांसफॉर्मर जलना शुरू हो गया। तो मिनिमम BDV रिक्वायरमेंट 11 kV 433 वोल्ट की कितनी होती है, वो होती है मोर देन 30 kV। अब कौन कौन सी चीज BDV को अफेक्ट कर सकती हैं, इसको भी थोड़ा जांच लेते हैं। तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा BDV को अफेक्ट करती है वो होता है मॉइस्चर यानी कि नमी। अगर ट्रांसफॉर्मर ऑयल में नमी हुई तो उसका BDV रेशियो
कम हो जाएगा। दूसरा है कंडक्टिंग सब्सटेंस, अगर ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर इम्प्योरिटीज आ गई, स्लजिस बन गया या कोई मेटेलिक पार्टिकल आ गया, उस केस में भी बीडीबी कम हो जाएगा। तीसरा है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा या टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो गया, उस केस में भी ट्रांसफार्मर ऑयल का बीडीबी कम हो जाएगा। और लास्ट है एजिंग, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफार्मर ऑयल डिग्रेड होगा, जिससे कि उसका बीडीबी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना कम बीडीबी लेवल होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल स्पार्क होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी 30 kV इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द केवीए लोड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इफ द सेकेंडरी ऑफ 100/5 एम्पियर करंट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन प्राइमरी ऑफ 11 kV/433 वोल्ट इस 5 एम्पियर। 11 kV/433 वोल्ट वितरण ट्रांसफार्मर पर 100/5 एम्पियर करंट ट्रांसफार्मर को प्राथमिक से जोड़ा हुआ है, और यदि द्वितीय का मूल्य 5 एम्पियर है तो वितरण ट्रांसफार्मर का केवीए लोड क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट कितना होगा, प्राइमरी सीटी करंट कितना गिवन है 100, यानी कि 100 एम्पियर। अब सेकेंडरी सीटी करंट कितना गिवन है, वो गिवन है 5 एम्पियर। नेक्स्ट आएगा प्राइमरी लाइन वोल्टेज कितना है, प्राइमरी लाइन वोल्टेज कितना दे रखा है 11 kV। और अगर हमें ट्रांसफार्मर का केवीए लोड निकालना है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है केवीए लोड, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसफार्मर केवीए लोड का फॉर्मूला होता है √3V/I। अब यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका कनेक्शन कैसा होता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन में होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो हम सीटी को लगाते हैं, सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर को लगाते हैं, वो हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो करंट है वही आपका करंट ट्रांसफार्मर का करंट बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा √3 इंटू वोल्टेज कितना है, प्राइमरी वोल्टेज 11 kV और करंट कितना है 100। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 लेके चलते हैं, इंटू 11 इंटू 100, तो ये लगभग 1903 kVA के आसपास आएगा। तो सबसे क्लोज आंसर कौन सा होगा, 1900 kVA। सो ऑप्शन नंबर ए 1900 kVA यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय अ लैंप टू द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप इज। किसी लैंप द्वारा उत्सर्जित दीप्त अभिवाह का अनुपात लैंप द्वारा विद्युत खपत का डैश है। ए इल्यूमिनेंस, बी लक्स, सी CRI and D luminous efficacy. The ratio of luminous flux emitted by a lamp to the power consumed by the lamp is called luminous efficacy. तो luminous efficacy एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अगर हमें डिफरेंट लाइट सोर्स को मेजर करना है या डिफरेंट लाइट सोर्स को कंपेयर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा luminous efficacy होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कंजम्पशन हर एक सोर्स का सेम रहेगा, लेकिन जितनी लाइट प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट होगी। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है ल्यूमिनस फ्लक्स, इसी का तो रेशियो है ल्यूमिनस फ्लक्स का और पावर कंज्यूम्ड का। तो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय सोर्स, यानी कि किसी सोर्स ने, किसी पावर सोर्स ने या किसी लाइट सोर्स ने कितनी अमाउंट ऑफ लाइट को एमिट करा। और दूसरा क्या, पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड तो आपको सबको पता ही होगा कि किसी लाइट सोर्स ने कितनी पावर को कंज्यूम करा। और इसकी यूनिट क्या होती है ल्यूमिनस एफिकेसी की, याद रखने लायक चीज है, वो होती है ल्यूमन पर वॉट। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ल्यूमिनस एफिकेसी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच लैम्प सर्किट इग्निशिएटर इज यूज्ड। किस लैम्प परिपथ में प्रज्वलक का प्रयोग किया जाता है। ए फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट, बी LED लैम्प, सी मेटल हैलाइड लैम्प एंड डी HPMV लैम्प। देखिए इग्निशिएटर का इस्तेमाल हम मेटल हैलाइड लैम्प सर्किट में करते हैं। इग्निशिएटर क्या है, इग्निशिएटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका इस्तेमाल किस में करा जाता है, इसका इस्तेमाल हाई प्रेशर डिस्चार्ज लैम्प पे किया जाता है, क्योंकि जो ये इग्निशिएटर होता है ये काफी ज्यादा हाई वोल्टेज पल्स को जनरेट करता है, जिससे क्या होता है आर्क इनिशिएट होती है और लैम्प जल उठता है। सॉरी मैंने ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर दिया था, लेकिन मेटल हैलाइड लैम्प इसका राइट ऑप्शन होगा। दूसरा जो ऑप्शन आता है HPMV लैम्प, जिसे हम हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प भी बोलते हैं, इसमें हम इग्निशिएटर का यूज नहीं करते हैं। इस चीज को समझ लेना, दोनों ही हाई प्रेशर लैम्प है, मेटल हैलाइड लैम्प भी और HPMV लैम्प भी, लेकिन इग्निशिएटर का इस्तेमाल केवल और केवल मेटल हैलाइड लैम्प पे किया जाता है। क्योंकि जो HPMV लैम्प होते हैं उसके अंदर मरकरी होती है, तो मरकरी खुद ही एक कंडक्टिंग एनवायरनमेंट बना देती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल आर्क फॉर्म हो जाती है। तो
तो इसी वजह से हम इसमें अलग से इग्निशिएटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी मेटल हैलाइड लैंप इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अ केबल इज डेजिग्नेटेड एज YFY, व्हाट डज इट इंडिकेट? एक केबल को YFY के रूप में डिजाइन किया गया है, यह क्या इंगित करता है? ए कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड फॉर्म्ड वायर फ्लैट आर्मर्ड PVC आउटर शीटेड। ऑप्शन बी एल्यूमिनियम कंडक्टर Y कनेक्टेड राउंड आर्मर्ड PVC शीटेड। सी कॉपर कंडक्टर XLPE इंसुलेटेड फ्लैट आर्मर्ड PVC शीटेड। एंड डी एल्यूमिनियम कंडक्टर XLPE इंसुलेटेड फ्लैट आर्मर्ड XLPE शीटेड। तो YFY को किससे डेजिग्नेट करा जाता है? इसको कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड फॉर्म्ड वायर फ्लैट आर्मर्ड PVC आउटर शीटेड, इससे डेजिग्नेट करा जाता है। अब ऐसा क्यों करा जाता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये एक टेबल है, इस टेबल को याद करना पड़ेगा या समझ लीजिए। अगर स्टार्टिंग A से होती, यहाँ पे क्या था YFY था क्वेश्चन में, अगर स्टार्टिंग A से होती तो ये हो जाता एल्यूमिनियम कंडक्टर। अब क्योंकि A को छोड़ के यानी कि B से लेके Z तक कुछ भी लिखा हो, BFY लिखा हो, DFY लिखा हो, CFY लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उस केस में क्या होगा? कॉपर कंडक्टर। याद रखना A को छोड़ के कुछ भी लिखा होगा वो कॉपर कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे A नहीं था तो एल्यूमिनियम कंडक्टर नहीं आया। Y को किससे डेजिग्नेट करते हैं? PVC इंसुलेशन से। 2X होता तो ये हो जाता XLPE इंसुलेशन। W होता तो ये स्टील राउंड वायर आर्मर होता। F को क्या लिखते हैं? स्टील स्ट्रिप आर्मर लिखते हैं, या ऐसे हम फ्लैट वायर भी बोल देते हैं। WW होता तो स्टील डबल राउंड वायर आर्मर। FF होता स्टील डबल स्ट्रिप आर्मर, और Y को PVC आउटर शीट। तो सबसे पहला हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है Y, मतलब जो स्टार्टिंग का लेटर होता है हमें वो देखना होता है ये एल्यूमिनियम कंडक्टर है या कॉपर कंडक्टर है। उसके बाद जितने भी डिनोशन है F, W, डबल F, इन चीजों का आप देखेंगे और ये जितनी चीजें इनको आप उसके अकॉर्डिंग लिखते रहेंगे। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड फॉर्म्ड वायर फ्लैट आर्मर्ड PVC आउटर शीटेड। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर अ प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? शुद्ध प्रेरण AC परिपथ के लिए निम्न कथन में से कौन सा सही है? ए अपेरेंट पावर इज 0, बी रिएक्टिव पावर इज 0, सी एक्टिव पावर ऑफ द सर्किट इज 0 एंड डी इम्पीडेंस इज 0। एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में या एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो एक्टिव पावर होती है वो कितनी होती है? वो 0 होती है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब समझ गए ना आप? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में केवल और केवल इंडक्टर होगा और दूसरा कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, ना ही रजिस्टर होगा, ना ही कैपेसिटर होगा, ना ही ट्रांजिस्टर होगा, कुछ नहीं होगा, केवल और केवल इंडक्टर होगा। उसे बोला जाता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर करंट को अपोज करता है, अपोज करंट। और एक्टिव पावर क्या होती है? जो रियल पावर कंज्यूम होती है किसी भी सर्किट में उसे बोला जाता है एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर को मेजर किससे करा जाता है? इसको वाट से मेजर करा जाता है। और रिएक्टिव पावर क्या होती है? जो पावर स्टोर होती है किसी भी कंपोनेंट में और वो रिलीज होती है इंडक्टर के थ्रू या कैपेसिटर के थ्रू, उसे बोला जाता है रिएक्टिव पावर। और इसको मेजर किससे करा जाता है? इसको मेजर वोल्ट एम्पेयर से करा जाता है, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव VAR। और अपेरेंट पावर क्या होती है? जब हम एक्टिव पावर को रिएक्टिव पावर के साथ ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? अपेरेंट पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है VI cos phi। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेस एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। सेम फेस एंगल प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी बनता है। जो वोल्टेज और करंट का एंगल होता है वो 90 डिग्री फेस शिफ्ट में होता है। करंट वोल्टेज से लैग करता है बेसिकली। तो पावर कितनी हो जाएगी? VI cos 90। और cos 90 कितना होता है? 0। तो एक्टिव पावर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी एक्टिव पावर ऑफ द सर्किट इज 0 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अ सीलिंग फैन इज बाउंड फॉर 10 पोल एंड कनेक्टेड टू 60 हर्ट्ज सप्लाई। व्हाट इज द हाफ स्पीड व्हेन द स्पीड रेगुलेटर इज सेलेक्टेड? कोई सीलिंग फैन 10 पोल के लिए बना है और 60 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति से जुड़ा होता है, तो गति नियंत्रक के चयन पर आधी गति क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग वे में दे रखा है। नंबर ऑफ पोल कितने हैं? नंबर ऑफ पोल्स 10 दे रखे हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? NS = 120 F/P। तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी निकल जाएगी? 120 × 60/10। तो ये निकल जाएगी 720। सिंक्रोनस स्पीड निकली 720।
अब इसने हाफ स्पीड पूछी है, तो हाफ स्पीड यानी कि आधी स्पीड, तो 720 का आधा कितना होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ हाफ स्पीड। 720 का आधा मतलब 720/2 विच इज इक्वल टू 360 RPM। सो ऑप्शन नंबर डी 360 RPM यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज करेक्ट इन द गिवन लो पावर ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द पावर वेक्टर इफ वेक्टर बी इज एक्टिव पावर। निम्न दिए गए विद्युत त्रिकोण में यदि सदिश बी सक्रिय विद्युत है तो विद्युत सदिश के संबंध में कौन सही है। तो भाई इन्होंने साफ बोल दिया है बी एक्टिव पावर है, तो एक्टिव पावर को हम मेजर किससे करते हैं, वाट से मेजर करते हैं या किलो वाट से मेजर करते हैं। ठीक है, तो बी में यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है, केवीए दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी में क्या दे रखा है, केवीए दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बचते हैं आपके पास सी और डी। अब चेक कर लेते हैं इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पावर ट्राइंगल। थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, इसे बोला जाता है पावर ट्राइंगल। यहाँ पे बी किसे दर्शा रहा है, एक्टिव पावर को। और जो परपेंडिकुलर होता है ये क्या होती है, ये होती है जो ए दिख रहा है ये है रिएक्टिव पावर, और जो इसका हाइपोटेनियस है सी ये होती है अपेरेंट पावर यानी कि टोटल पावर। पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें। और एक और चीज, एक्टिव पावर को हम किससे लिखते हैं, P लिखते हैं। ठीक, रिएक्टिव पावर को हम Q लिखते हैं और अपेरेंट पावर को हम S लिखते हैं। हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि एक्टिव पावर P है, रिएक्टिव पावर Q है, अपेरेंट पावर S है। एक्टिव पावर को मेजर किससे करा जाता है, वाट से मेजर करा जाता है। रिएक्टिव पावर को किससे मेजर करा जाता है, उसको वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव या VAR से मेजर करा जाता है। इसको KVAR भी लिख सकते हैं, MVAR भी लिख सकते हैं। बेसिकली VAR से इसको मेजर करा जाता है और अपेरेंट पावर को KVA से मेजर करा जाता है। तो ए क्या होगा, हमेशा KVAR होगा। सो ऑप्शन नंबर सी ए KVAR, बी किलोवाट एंड सी KVA इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द प्रिफर्ड OLR सेटिंग रेंज फॉर अ 22.5 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज SCIM मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर अगेंस्ट ओवरलोड इन एम्पियर। 22.5 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज SCIM मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर हेतु एम्पियर में ओवरलोड के लिए अधिकतम OLR सेटिंग रेंज क्या है। तो मोटर की पावर कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 22.5 किलोवाट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वो दिया है 415 वोल्ट। तो हमें फुल लोड करंट निकालना है। फुल लोड करंट का फॉर्मूला होता है, अगर मैं फुल लोड करंट का निकालूंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम पावर निकाल लेते हैं पहले। तो पावर क्या हो जाती है, √3 इंटू V इंटू IL या VL इंटू IL। तो इससे फुल लोड करंट निकल जाएगा IL, वो कितना हो जाएगा, पावर अपॉन में √3 इंटू वोल्टेज। पावर 22.5 है, किलो वोट में है, तो इसको हम वाट में चेंज कर देंगे। 22.5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 415 है, तो √3 इंटू 415। ऐसे क्वेश्चनों को अवॉइड करना चाहिए, जल्दी सॉल्व नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप √3 की वैल्यू निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, टाइम वेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन की वजह से जो आने वाले क्वेश्चन है उनको आप कम टाइम दे पाएंगे, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दिया करें। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो लाइन करंट आएगा वो अराउंड 31.30 एम्पियर आएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो स्टार्टिंग करंट होता है, यहाँ पे लिखा भी है स्टार डेल्टा स्टार्टर, वो कितना होता है, वो 1/3 टाइम होता है फुल लोड करंट के या लाइन करंट के, यानी कि स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू IL/3। थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो 31.30 अपॉन में 3, तो अराउंड आएगा 10.43। तो OLR सेटिंग रेंज कितनी होनी चाहिए, OLR मतलब पता है ना आपको क्या होता है, OLR होता है ओवरलोड रिले। उसकी सेटिंग रेंज कितनी होनी चाहिए, उसकी सेटिंग रेंज लगभग 9 से 15 होनी चाहिए, ताकि मोटर इजीली ऑपरेट कर सके। जो भी हमारा स्टार्टिंग रेंज आती है उससे हम थोड़ी हायर सेटिंग रखते हैं। द रीजन बीइंग कि थोड़ा बहुत ओवरलोड होता है, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस होता है, वो मिलना ही चाहिए किसी भी मोटर को, किसी भी रिले को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही उसके नजदीक की वैल्यू रख दी स्टार्टिंग करंट के कि मोटर स्टार्ट होते ही बंद हो जाए, थोड़ा सा भी ओवरलोड आए तो इसलिए हम थोड़ी रेंज को ऊपर ही रखते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 से 15। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।